प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 16 जून 2021, दिन बुधवार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 द्विघात समीकरण, जिसमें प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 2 आज हमने करना है। प्रश्न नंबर 1 हम कल कर चुके थे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपके सामने एक स्थिति है, स्थिति यानी कि एक प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार का है कि वो आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा। तो यहाँ केवल आपने द्विघात समीकरण ही बनाना है, आगे कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपने पिछले पाठ में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाए थे, तो यहाँ आपको बनाना है द्विघात समीकरण। उसी प्रकार से जैसे उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण बने थे, यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेंगे। देखिए इसमें क्या क्या स्थिति है। इसमें स्थिति है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। ये मीटर के ऊपर 2 घात लग गई तो ये वर्ग मीटर पड़ा जाएगा। 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। क्षेत्र यानी कि जो आयताकार भूखंड है उसी की बात हो रही है। इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। एक अधिक है, यानी 1 मीटर कह सकते हैं। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए लिखा तो है हमें ज्ञात करनी है, परंतु हमें ज्ञात नहीं करनी है, हमें केवल द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 वर्ग मीटर। अब आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई होता ही है, आपको पता ही है। उसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। क्षेत्र की लंबाई यानी कि आयत की लंबाई है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ठीक है ना। अब इसे मानेंगे कैसे? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़िए। यहाँ पर मानना क्या होता है, क्योंकि आयताकार है, उसकी विमाएँ मानी जाती हैं लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। हमें लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करनी, तो लंबाई चौड़ाई ही मानी जाती है। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। मानते भी इस प्रकार से हैं कि हमें मानने में सुविधा हो। हमने माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई, क्योंकि इसमें जो अज्ञात है बिल्कुल चौड़ाई ही अज्ञात है। लंबाई के बारे में हमें दे रखा है, लंबाई के बारे में दे रखा है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, लेकिन चौड़ाई के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमें चौड़ाई माननी पड़ेगी। अज्ञात, बिल्कुल अज्ञात है चौड़ाई, तो लंबाई हम अब लिख सकते हैं। लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई है x, इसके दुगने से ये दुगना हो गया 1 अधिक। अधिक का मतलब होता है +1, अधिक का मतलब प्लस। अब यहाँ कैसे करेंगे? 2 एकम 2 2x + 1, ये हो गई आपकी लंबाई। आप यहाँ देख रहे होंगे चौड़ाई x मीटर है, लंबाई 2x + 1 है। ये प्रश्न के अनुसार है। और प्रश्नानुसार और क्या है कि भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है ना। प्रश्नानुसार अब देखिए, पहले तो यही देख लीजिए कि भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो हमने माना उसके अनुसार। चौड़ाई x है, लंबाई 2x + 1 है, तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है सूत्र।
लंबाई है आपकी 2x + 1, चौड़ाई है आपकी x, गुणा कर लेंगे, x ये हो जाएगा 2x² प्लस x गुणा 1 में होगी x। ये आपका हो गया भूखंड का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर। ये हो गया मानने के अनुसार। हम माना चौड़ाई x है, लंबाई 2x + 1 है, तो क्षेत्रफल हो गया 2x² प्लस x वर्ग मीटर। अब प्रश्नानुसार जो है भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे अनुसार जो आया और प्रश्नानुसार जो आया वो बराबर होंगे। कहने का अर्थ है कि 2x² प्लस x बराबर 528, ये बराबर होंगे क्योंकि ये भी भूखंड का क्षेत्रफल है और ये भी भूखंड का क्षेत्रफल है। 528 को पक्षांतर कर दीजिए, बराबर आ गया 0। ये आपका हो गया समीकरण, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। इतना ही आंसर आपने करना है, इसके आगे आपने बिल्कुल नहीं बढ़ना है। वैसे क्योंकि आपको बीच के पद विभाजन से इसका आप मध्य पद विभाजन से आप इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने इतना ही करना है क्योंकि यहाँ प्रश्न दिया गया है द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है, केवल निरूपित करना है। समझ में आया होगा आपको। अब देखिए इसका एक प्रश्न और है, मानने के तरीके देखते रहिए। पहले में कैसे माना, इसमें कैसे माना। इसमें है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांक आप जानते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 सब पूर्णांक ही हैं हमारे पास। लेकिन धनात्मक हैं तो सब प्लस वाले ही लेंगे, ठीक है ना। जितने भी पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना, उनमें से कोई 2 पूर्णांक हैं जो कि क्रमागत हैं। जैसे क्रमागत क्या होते हैं, जैसे अगर एक आपका 5 है तो दूसरा 6 होगा, है ना, होगा ना क्रमागत। बिल्कुल अगला आने वाला, एक 12 है तो दूसरा 13 होगा, एक 17 है तो दूसरा 18 होगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये क्रमागत पूर्णांक हैं। गुणनफल है 306 इनका, इनको गुणा करते हैं तो गुणा करके 306 आता है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। हम इसको मानना कैसे है, माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक होगा x, माना पहला पूर्णांक x, तो दूसरा क्या होगा, क्रमागत है तो एक ज़्यादा होगा, ठीक है ना। दूसरा मतलब, दूसरा एक ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, दूसरा हो गया x + 1, एक ज़्यादा हो गया। इस प्रकार से मानेंगे। तीसरा होता तो x + 2 कर देते हम, 1 और चौथा होता तो एक और प्लस कर देते, है ना। अच्छा, अब इसने कहा पूर्णांकों का गुणनफल। अब हमारे पास पूर्णांक ये आ गए, ये और ये। अब पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल हो जाएगा x गुणा x + 1, गुणा कर लीजिए इनकी, है ना। बहुत ही सिंपल है, x की x में गुणा होगी प्लस x की 1 में गुणा होगी, जाएगा x² प्लस x। अब परंतु प्रश्नानुसार पूर्णांकों का गुणनफल क्या है। प्रश्नानुसार गुणनफल है 306। अब समीकरण कैसे बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि x² प्लस x जो कि हमारे अनुसार आया था,
और जो प्रश्न के अनुसार आया वो सब बराबर हो गए, पक्षांतर कर लीजिए तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306। ये आपका आ गया बिल्कुल द्विघात समीकरण का मानक रूप की तरह आ गया। ठीक है ना, ये आपका द्विघात समीकरण, यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर है इसी का ही। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष बड़ी होने का अर्थ क्या है कि रोहन की माँ की जो आयु है वो रोहन से 26 वर्ष अधिक है। अच्छा, उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ओके, अब देखिए, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी होने का मतलब 26 वर्ष ज़्यादा है, और 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पश्चात का मतलब 3 जुड़ेगा, है ना। अब देखिए कैसे कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि रोहन की माँ की उम्र तो रोहन से 26 वर्ष ज़्यादा है, इतना हमें पता है, लेकिन रोहन की हमें पता नहीं है ना। तो हम लिख देते हैं, रोहन की ही मान लेते हैं। माना रोहन की आयु x वर्ष है। ठीक है ना, रोहन की आयु x वर्ष है। तो माँ की आयु कितनी होगी? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो 26 वर्ष ज़्यादा होगी। ये 26 ज़्यादा हमने कर दिया, जुड़ तो पाएगा नहीं वो, क्योंकि वो x है, वो 26 है, एक जैसे नहीं है ना। इतना वर्ष हो गया, हम इतना ही लिखेंगे, x प्लस 26 वर्ष। ठीक है। अब उन्होंने कहा उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। ये तो है, अच्छा हम ये लिखना भूल गए, इसको हम लिख देते हैं वर्तमान आयु। यहाँ भी वर्तमान आयु, ठीक है ना। अब आयु का गुणनफल दिया है 3 वर्ष बाद, अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी? अब क्योंकि इस समय रोहन की आयु है x वर्ष, 3 वर्ष बाद, अगले 3 वर्ष में, है ना, इसकी आयु 3, भाई बाद की वो बात हो रही तो बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी, x प्लस 3 वर्ष। अच्छा, 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या होगी? भाई माँ की इस समय x प्लस 26 है, x प्लस 26 है, 3 माँ की भी बढ़ेगी। जोड़, ये देखिए यहाँ पर 26 में 3 जुड़ सकता है, तो इसको जोड़ दीजिए, x प्लस 29 वर्ष, इतनी हो जाएगी माँ की आयु। ठीक है, ये हो जाएगी माँ की आयु। अब उसने कहा अब आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल। गुणनफल की बात करें तो हम भी गुणा करके देख लेते हैं भाई। रोहन की आयु 3 वर्ष बाद x प्लस 3 है, माँ की आयु x प्लस 29 है, x प्लस 3 गुणा x प्लस 29, ये गुणा। ठीक है, यह हम गुणा नहीं कर रहे हैं, आपने स्वयं करनी है। ठीक है, अब लेकिन प्रश्नानुसार, ये तो हमारे अनुसार होगी, यहाँ पर जो आएगी प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल कितना है? प्रश्नानुसार है 360
वर्ष 360, सॉरी 360 है, वर्ष नहीं, ठीक है ना, 360 है। आप इसकी गुणा कर लीजिए और जो आएगा उसका समीकरण बना लीजिए। क्या आ जाएगा, बस चाहे तो हम यहाँ दोबारा ऐसे ही लिख देते हैं, x+3 x+29 बराबर 360, गुणा कर लीजिए और समीकरण आपने स्वयं बनाना है ये, ठीक है। अब देखिए इसका ही चौथा है। देखिए आपने अभी तक 3 किए हैं, तीनों ही अलग अलग प्रकार के थे। एक में क्या था, क्षेत्रफल वाला था आयत का, एक था हमारा क्रमागत संख्याओं वाला, क्रमागत पूर्णांक वाला, और एक हमारा आयु वाला आ गया, और एक अब ये आ गया चौथा रेलगाड़ी। चारों अलग अलग प्रकार के हैं। चारों में किस प्रकार से मानना है आप समझ गए होंगे। 3 में चौथा ये है। इसका मतलब 4 प्रकार के प्रश्न आप सीख गए हैं आज कि इनमें समीकरण कैसे बनाना है। इसमें है देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। एक समान चाल से चल रही है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हमें नहीं पता कितना समय लग रहा है उसको, लेकिन हमें यह पता है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। 3 घंटे ज़्यादा लग जाने थे, है ना। तो अब देखिए कैसे मानेंगे इसको। माना, आप समझ रहे होंगे, रेलगाड़ी की चाल ही माननी है हमने। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से जो हम लिखते हैं km किलोमीटर, ये प्रति, ये h का मतलब घंटा, आवर, किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। और दूरी आपके पास 480 किलोमीटर है ही है, दूरी है 480 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए, अब समय क्या हो जाएगा, समय कितना लग रहा है भाई। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है हमारे पास 480, चाल है x, ये समय लग रहा है। यदि वो x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो समय ये लग रहा है। अब यदि चाल कर दी जाए कम, ठीक है ना, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर समय। अब चाल जब कम हो जाएगी, तो चाल क्या हो जाएगी, समय, दूरी तो वही रहेगी लेकिन चाल हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यानी कि दूरी है 480, ये हो जाएगी x ऋण 8। समझ गए होंगे आप, ये आपकी x ऋण 8 हो जाएगी। इतना घंटे लगने हैं। इतने घंटे पहले लग रहे थे जब एक समान चाल से चल रही थी x किलोमीटर। अब ये चाल हो गई 8 किलोमीटर कम, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम। तो अब यहाँ पर अब जब चाल कम हो जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा, ये तो आपको पता ही है। तो वही उन्होंने कहा 3 घंटे अधिक लेती है। इसका मतलब ये जो समय है, क्योंकि यहाँ चाल कम हो रही है तो समय बढ़ेगा, इतना आपको पता है। यदि आप धीरे धीरे चलेंगे तो देर में पहुँचेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे, है ना। तो समय कम लगेगा, लेकिन यदि आप धीरे चलेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर जब ये धीरे हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई चाल, तो इसका मतलब यहाँ समय ज़्यादा लग रहा है और यहाँ कम लग रहा है। इसका मतलब ये जो है प्रश्नानुसार ऐसे लिखते हैं भाई, हैं? प्रश्नानुसार ये हो गया हमारा, ये जो 480 बटे x है,
इसका समीकरण जब बनाना है तो बराबर लगन लिखना पड़ेगा। इसमें 3 घंटे कहाँ लग रहे हैं ज़्यादा, 3 घंटे यहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे जब इसको बढ़ाएंगे तभी ये बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको पक्षांतर कीजिए, ये हो जाएगा हमारा 480 बटे x ऋण 480 बटे x माइनस 8 बराबर 3 का पक्षांतर होगा, ऋण 3 आ जाएगा। ठीक है, ऋण 3। अब इसको गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, या 480 को कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 1 बटे एक्स ऋण 1 बटे एक्स ऋण 8। अब इसको हर समान कैसे करेंगे, एक्स ऋण 8 की यहाँ 1 में गुणा होगी, एक्स की इसमें गुणा होगी और नीचे भी गुणा होगी। कैसे, 480 1 बटा एक्स, सॉरी इसमें होगी गुणा एक्स ऋण 8 यहाँ आ जाएगा और ऋण x यहाँ आ जाएगा, बटे में x गुणा x ऋण 8। इस प्रकार से हल करना है इसे। अब बाकी सारा काम तो ऊपर हो चुका है। हल करने के लिए, हल मतलब कि इसको समीकरण बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 480 ये ब्रैकेट खुलेगा, ऋण x बटे x ही गुणा होगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x, नीचे वाली गुणा हो गई, x से x कटा, 480 ऋण 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, ऋण से ऋण चाहे काट लीजिए, हमारे पास बच जाएगा 480 गुणा 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब बटे में 1 लिख करके कैंची गुणा कर दीजिए, एक यहाँ पर चला जाएगा, 480 गुणा 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8x यहाँ जाएगा, 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 8x गुणा कर लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 8x बराबर हो जाएगा, गुणा कर लीजिए 800 8 8 64 का 4, 8 चौक 32 और 6 38। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 3840 को ले जाएंगे हम दाएं पक्ष में, 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3840 इधर हो जाएगा 0। इसका मतलब हो गया आपका समीकरण बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3840 बराबर 0। अब चाहे तो आप 3 से भाग कर सकते हैं इसको, 3 से भाग, 3 से पूरा पूरा कट रहा है क्या, सॉरी 3 8 24 होना था, यहाँ हमने गलती कर दी, 3 8 24 होना था, 3 की गुणा थी ना, 3 8 24x। अब 3 से सारा का सारा कट जाएगा, 3 से जब कैसे काटेंगे तो 3 से कटेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 से काटेंगे इसको, ये 8x हो जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 8 24, सॉरी 3 8 24 और 0, ये आ जाएगा आपका आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। इतना इसमें थोड़ा सा जटिलता है, क्योंकि ये बटे का जब आपको हर समान करने पड़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा। तो रेलगाड़ी वाला प्रश्न या बस वाला प्रश्न या जो भी है, रेलगाड़ी, बस, ऑटो रिक्शा, कार, उनका सबका इसी प्रकार का मानना पड़ता है। ठीक है, और बाकी जो आयु वाला है उसको कैसे मानते हैं देख लिया आपने, क्रमागत संख्या वाला कैसे मानते हैं आपने देख लिया, और क्षेत्रफल वाला कैसे मानते हैं वो भी आपने देख लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ओके एंड थैंक यू।